हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और आज मैं फिर से आप सबों के लिए हिस्ट्री का एक नया वीडियो लेकर आया हूं। यह जो पूरा हिस्ट्री का वीडियो है ये 3 वर्ग से जुड़ा हुआ है, जो 11th हिस्ट्री का छठा चैप्टर है। तो अगर आप अपनी परीक्षा की तैयारी जैक बोर्ड से कर रहे हैं तो ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस पूरे वीडियो को इस तरह से तैयार किया हूँ ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी जैक बोर्ड से बेहतर तरीके से कर सकें। जैक बोर्ड से अगर आप हैं तो आपको यह भी पता चल गया होगा कि हमारी जो परीक्षाएं हैं उसे 2 टर्म में बांट दिया गया है। पहला जो है उसे टर्म 1 होगा और दूसरा होगा टर्म 2। टर्म 1 यानी कि जो पहली परीक्षा होगी उसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, और जो टर्म 2 की परीक्षा होगी उसमें सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव सवाल को बेहतर तरीके से करने के लिए मैंने चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया है आपके लिए, ताकि आप इन ऑब्जेक्टिव सवालों को बेहतर तरीके से दे सकें। शॉर्ट टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश किया कि आपको एक्सप्लेन करके दे सकें, जिसमें से मैंने लेखन कला और शहरी जीवन, जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं, और 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य मैंने बताया। साथ ही साथ इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी यानी इस चैप्टर को भी पढ़ाएं। और फिर 3 वर्ग, आज मैं आपको 3 वर्ग पढ़ाने वाला हूँ। तो इससे पहले मैंने ये तीनों के तीनों चैप्टर्स जो है आपको बता दिए हैं। तो अगर आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैक बोर्ड से तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए और आपके दोस्त जो भी है उन्हें भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आपका अभी क्लासेस में और मेरा नाम अजीत कुमार है। किसी भी प्रकार के पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे इन सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, और वीडियो से रिलेटेड सवाल के लिए आप वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आगे आप वीडियो में क्या चाहते हैं और किस तरह का बदलाव चाहते हैं। वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। और मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ कि जो सेकेंड टर्म की परीक्षाएं हैं उसके लिए जो सब्जेक्टिव सवाल हो वो सब्जेक्टिव सवाल भी हम आपके लिए थोड़ा तैयार कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्या कहते हैं इन चैप्टर को भी हम पूरे डिटेल से एक्सप्लेन करके डालेंगे, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी और बेहतर हो सके। तो जुड़िए हमसे, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ आप सोशल मीडियाज़ पर भी हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कुछ फोटोज़ दिखाया जा रहा है, आप उन फोटोज़ के विषय में देखिए। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, हो सके तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर के लिए आप इस फोटो को देखिए। ये एक और फोटो मेरे पास, इस फोटो को भी देखिए। ये एक और फोटो है, और ध्यान से देखिए कि इस फोटो में क्या चीज़ें छुपी हुई है। तो इन दोनों ही फोटोज़ को अगर आप पॉज करके देखते हैं तो आपके मन में एक बहुत विचित्र सवाल आता है, और वह सवाल ये है कि आप इसके विषय में सोचते रहते हैं कि आखिरकार इस पिक्चर में क्या दिखाने की कोशिश की गई है। तो कुछ ऐसे छवि, कुछ ऐसे समाज इतिहास में रहे होंगे जिनको देखने के बाद, जिनको पढ़ने के बाद हमें उनके विषय में सोचने, विचार करने पर मजबूर कर दिया जाता है। और वही है इस चैप्टर का मुख्य लक्ष्य कि यूरोपीय इतिहास यानी कि यूरोप का इतिहास इतना ज़्यादा भयानक है, इतने ज़्यादा सोचपूर्ण वाला है कि यूरोप में इतनी सारी घटनाएं घटी है कि ये हमें जो है बहुत ज़्यादा सोचने पर विचार कर देता है कि आखिरकार वहाँ का समाज ऐसा क्यों था, और इसीलिए ये चैप्टर हमें पढ़ना जरूरी है। तो आइए यूरोपीय इतिहास पर केंद्रित करते हैं। और सबसे पहला जो सवाल हमारे मन में आता है कि किसी भी इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, तो इस सवाल का जवाब यहाँ पर लिखेंगे, यूरोपीय इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत। पहला जो स्रोत है वह है भूस्वामियों का विवरण। उस समय बहुत ही बड़े बड़े भूस्वामी थे, मालिक थे, उनके पास बहुत सारी संपत्ति होती थी, और उन संपत्ति के पास उनके पास विवरण होता था, लेखा जोखा होता था। उन विवरण से पता चलता है कि किनके पास कितनी संपत्ति थी, किनके पास कम संपत्ति थी और किनके पास अधिक संपत्ति थी। दूसरा पॉइंट लिखा है मूल्यों और विधि के मुकदमों के दस्तावेज, यानी उस समय जो मूल्य, विधि, नियम कानून होंगे उनसे जुड़े हुए कुछ मुख्य दस्तावेज मिले हैं। जैसे कि चर्च से मिलने वाला दस्तावेज अगर बात करें तो चर्च में मिलने वाला दस्तावेज में जन्म से जुड़े हुई बातें लिखा रहता है, मृत्यु से जुड़ी हुई बातें लिखा रहता है, और विवाह से जुड़ी हुई जो भी परिवर्तन हो रहा है। अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो वो चर्च जाएगा तो उसका भी जो है वहाँ दस्तावेज देखने को मिलता है। अगर किसी की मृत्यु होती है तब भी वो चर्च जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जो मृत्यु होती है उसके परिवारगण जाते हैं चर्च में। तो इस प्रकार से विवाह का संबंध होता है तब भी चर्च जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से, इन सभी आलेखों से, इन सभी अभिलेखों से भी यूरोपीय इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर लिखा है व्यापारिक संस्थाओं, यानी उस समय जो व्यापार कर रहे होंगे उनके कुछ संस्था होंगे। साथ ही साथ उस समय कुछ गीतें और कुछ कहानियाँ था, कुछ त्यौहार मनाए जाते थे। इनसे भी हमें यूरोपीय इतिहास के विषय में पता चलता है। अब आपको ये जानकारी हो गई है कि यूरोपीय इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलता है। तो आइए इस पूरे चैप्टर्स का जो मेन टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं। इस पूरे चैप्टर का मेन टॉपिक है 3 वर्ग, यानी कि हमें 3 वर्ग के विषय में पढ़ना है।
जो इस अध्याय का क्या है, केंद्र बिंदु है। तो इस अध्याय का जो सेंट्रल यानी जिस पर फोकस किया गया है वो तीन है, तीन बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वर्ग है। ये जो तीन वर्ग है ना, इसे हम तीन सामाजिक श्रेणियां भी कह सकते हैं। तो ये तीन सामाजिक श्रेणियां कौन कौन सी है? सबसे पहला जो है ईसाई, जिसे हम पादरी वर्ग कहेंगे। दूसरा है भूमि धारक, यानी जिसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति या भूमि वगैरह होगा, उसे हम अभिजात वर्ग कहेंगे। और तीसरा जो वर्ग होगा वो होगा कृषक। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीन वर्ग होंगे, ईसाई यानी कि पादरी वर्ग, दूसरा है भूमि धारक जिसके लिए यहाँ शब्द यूज किया जाएगा अभिजात वर्ग, और तीसरा होगा कृषक वर्ग। इन तीनों वर्गों के बीच बहुत सारे संबंध जो है बदलते चले गए, सदियों सदियों तक यूरोपीय इतिहास इसी पर जो है आगे पीछे बढ़ता चला गया। अगर हम इसको गौर से देखें तो जो कृषक होता था वो बिल्कुल ही निचले पायदान पर होता था। कृषक वगैरह, जिसे यहाँ पर पीसेंट लिखा, पीसेंट मतलब किसान वगैरह होता है, इनके ऊपर अगर कोई होता था तो उनके पास थोड़ी जमीन वगैरह मालिक होता था, इसे अश्वरोहियों कहते हैं, नाइट वगैरह। और उसके बाद होता था जो है अभिजात वर्ग होते थे, और अभिजात वर्ग के ऊपर कौन होते थे? राजा होते थे। तो ये है पूरा जो है स्ट्रक्चर है। अब आइए बढ़ते हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था जो है आगे आएगा, सामंतवाद व्यवस्था। ये व्यवस्था है क्या और ये क्या कहता है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आप सामंतवाद होता क्या है इसको समझिए। देखिए, जो किसान, जो राजा होता है, राजा किंग, इसके पास बहुत ज्यादा पावर होता है। और उस समय जो है ना, यूरोपीय इतिहास में होते थे सामंत। तो सामंत क्या होता है? कुछ नहीं होता है, बल्कि इन्हें उस समय लॉर्ड कहा जाता है, लॉर्ड। तो ये एक तरह से क्या है, मालिक है। किनके मालिक है? भूमि के मालिक है। बहुत ज्यादा इसके पास भूमि है, बहुत ज्यादा जमीन है। आप दूर दूर तक, अगर आप कहीं एक स्थान पर खड़े हो जाते हैं और दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही है, वहां तक जितनी दूर तक आप देख सकते हैं उतना आप समझ सकते हैं कि जमीन इनके पास है। तो इनके पास बहुत ज्यादा जमीन है। तो इस जमीन पर उनका एक महल होता था, मकान होता था। तो ये क्या हो गया, वो घर है किनका? लॉर्ड का घर है, ठीक है, मकान है। या उस समय तो मकान इनके पास होता नहीं था, महल होता था। तो आप समझिए इनके पास क्या है, ये महल है। और इनके पास जो भी जमीन है, संपत्ति है, उसे क्या करेंगे, ये किसान को दे देंगे। छोटे छोटे जो किसान होंगे, कृषक जो होंगे, उनको छोटी सी जमीन देंगे। आप इसे इस तरह समझिए कि इनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, उसके बीच में इनका एक महल है बहुत बड़ा, और इन जमीन में से छोटी सी जमीन क्या करेंगे, वो कृषक को दे देंगे। और उनके बदले में यहाँ पर उन्हें खेती करने के लिए जमीन भी दे देंगे। तो पहले छोटा सा जो जमीन दिया उसे घर बनाने के लिए, और छोटा सा जमीन उसे खेती करने के लिए दिया। इसी प्रकार से दूसरे किसान को भी छोटा सा जमीन दिया घर बनाने के लिए, और छोटा सा जमीन दिया उसे खेती करने के लिए। और इसके बदले में उससे इस पूरे बड़े क्षेत्र में, जो भी इस बड़ा सा क्षेत्र खेत है, उसमें इसके बदले में से काम करना पड़ता था फ्री में। साथ ही साथ जो लॉर्ड होते थे, यानी कि जो सामंत होते थे, उनके घर जाकर के इन्हें फ्री में काम करना पड़ता था। हफ्ते में 2 या 3 दिन तो इन्हें फ्री में काम करना पड़ता था। साथ ही साथ इनको अनाज उगा के, इसमें जो प्रक्रिया है, जैसे अनाज उगाना एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, बोना, जुताई करना, कटाई करना, उसे साफ करना, धान और बीज को अलग करना। तो ये आप देख सकते हैं बहुत लंबी प्रक्रिया। ये सारी प्रक्रिया उन्हें फ्री में करना पड़ता था। और ये सब कौन करवाते थे? ये जिनके पास जमीन होता था वही करवाते थे। और इस पूरी व्यवस्था को सामंतवाद व्यवस्था कहते थे। तो एक बहुत ही खराब व्यवस्था थी, जिसमें जो किसान थे उन्हें कोई भी फायदा नहीं होता था। आप ऐसा कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ी जमीन है, और उस जमीन में क्या होता होगा, उस जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिस पर वो क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसका सारा का सारा धन जो है वो किसके पास जा रहा है? महल में जा रहा है, जहाँ पर लॉर्ड जो है, सामंत जो है वो रह रहे हैं। और किसान के पास क्या बच रहा है? किसान के पास एक छोटा सा जमीन है, उस जमीन में जो उपज रहा है उसी से वो क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। और ये कहीं भी मेहनत कर रहे हैं, पैसा इसे नहीं मिल रहा है। ये 2 से 3 दिन तक सप्ताह में क्या कर रहे हैं, जो महल है, या राजा के महल हो या लॉर्ड के महल में काम कर रहे हैं, फ्री में काम कर रहे हैं, उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि उनके पास जो जमीन थी उस पर जो खेती करते थे ना, तो उस पर भी टैक्स लिया जाता था। चर्च इनसे टैक्स ले रहा है, सरकार, यानी कि जो उसमें सरकार तो होती नहीं थी, राजा होता था, तो राजा क्या कर रहा है, उससे टैक्स ले रहे हैं। और इतनी छोटी सी जमीन इनके पास है, और इन छोटे से जमीन पर क्या कर रहे हैं, वो खेती कर रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, और उसमें टैक्स भी भर रहे हैं। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति थी, बहुत ही खराब स्थिति थी, और एक ऐसी स्थिति थी जिसमें ये किसान कभी भी अमीर नहीं हो सकता था, किसान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता था। तो इस तरह की जो व्यवस्था है उसमें देखने को मिलता है, और इसी पूरी व्यवस्था को सामंतवाद कहा गया है। अब आप सामंतवाद को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। अब आइए सामंतवाद को डिटेल से पढ़ते हैं। तो ये जो सामंतवाद है ना,
एक तरह का कृषि उत्पाद को दर्शाता है। तो दिखा चुके हैं कि ये कृषि के उत्पादन को क्या करता है, दर्शाता है, जो सामंतों और कृषकों के संबंध पर आधारित है। जो किनके किनके बीच है, सामंत और कृषक, ये दोनों के संबंध से दर्शाता है। जिसमें सामंत क्या है, मालिक है, और कृषक क्या है, नौकर की तरह काम करते हैं। जो कृषक है वो लिखा हुआ है लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे। लॉर्ड बता चुके हैं, लॉर्ड कौन है, वो जो महल में रहने वाला मालिक है, उन्हें लॉर्ड कहा जाता है। और इनके बदले में उन्हें क्या मिलता था, सैनिक सुरक्षा मिलता था। और जो लॉर्ड थे यानी कि जो महल में रहने वाले थे, उनके बदले में उन्हें सैनिक से सुरक्षा प्रदान करते थे। उस समय बहुत ज्यादा युद्ध आक्रमण वगैरह होता था, तो ये जो लॉर्ड है उन्हें सैनिक छावनी क्या करते थे, देते थे। सामंतवाद ये जो शब्द है ये एक जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, याद रखिएगा। जो सामंतवाद है वो किससे बना है, फ्यूड। और फ्यूड किस भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। और फ्यूड का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा, यानी कि इसमें आपको भूमि का केवल टुकड़ा मिलता है। जैसा कि हम लोग देखें सामंतवादी व्यवस्था में जो राजा है, सॉरी लॉर्ड है, लॉर्ड के पास बहुत ज्यादा जमीन है, उनके पास महल है रहने के लिए, लेकिन वो किसान को क्या दे रहा है, किसान को छोटा सा जमीन का टुकड़ा दे रहा है, पूरा नहीं दे रहा है, छोटा सा जमीन का टुकड़ा दे रहा है। सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले जो फ्रांसीसी विद्वान थे, इनका नाम था मार्क ब्लॉक। तो ये वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा। सामंतवाद पर पहली बार जो बात किए थे वो कौन थे, मार्क ब्लॉक। और मार्क ब्लॉक कहाँ के थे, फ्रांस के रहने वाले थे, एक फ्रांसीसी विद्वान थे। भूगोल के महत्व पर आधारित मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर दिए थे, और लोगों के व्यवहार को समझना, लोगों का रुख को समझना, ये इनका मुख्य जो था खोज था। आगे लिखा है फ्रांसीसी समाज जो है मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटा हुआ था, जिसे हम बोलते हैं बटा हुआ था, यह विभाजित था। पहला जो वर्ग है वो पादरी वर्ग है, दूसरा अभिजात वर्ग है, और तीसरा कौन है, कृषक वर्ग है। यहाँ से ही हमें यह समझ में आता है कि यूरोप में कैसे कैसे वर्ग जो है थे। क्योंकि अगर आप फ्रांसीसी क्रांति का थोड़ा सा भी इतिहास पढ़े हैं तो वहाँ से आपको ये चीज़ याद आ रहा होगा कि फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट में बटा हुआ था, और वही एस्टेट क्या था, वर्ग था, जिसमें एक था पादरी वर्ग, दूसरा अभिजात वर्ग, और तीसरा क्या है, कृषक वर्ग है। इन्हीं 3 वर्गों में बटा हुआ था। ओके, अच्छा, यहाँ पर इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये जो मार्क ब्लॉक थे इनका जन्म 1886 में हुआ और 1944 तक ये रहे। फ्रांस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वैज्ञानिक थे। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि जो पादरियों व विद्रियों, पादरियों कहिए या विद्रियों कहिए, द्वारा ईसाई समाज का मार्गदर्शन किया जाता था। यानी कि जो पादरी वर्ग होते थे, जैसे कि 3 वर्ग आपको बता चुके हैं। पहला वर्ग है पादरी वर्ग, और दूसरा है अभिजात वर्ग, और जो तीसरा है वो कौन है, कृषक वर्ग है। तो ये तीनों का कार्य अब हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप समझिए पादरी वर्ग के विषय में। पादरी वर्ग जो है वो धर्म से जुड़ा हुआ है, और वो किस धर्म से जुड़े हैं, ईसाई धर्म से जुड़े हैं। तो ईसाई का समाज, ईसाई धर्म का जो समाज है कैसा चलेगा, ईसाई धर्म में कौन से नियम कानून, इन सबों को फॉलो किया जाएगा, इनका जो मार्गदर्शन है वो कौन करते थे, पादरी करते थे। वो चर्च पर धर्मोपदेश देते थे, यानी चर्च में धर्म के उपदेश देते थे। और अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति जो चर्च के बाहर धार्मिक समुदाय में रहते थे वो भिक्षु कहलाते थे। तो ये भी याद है कि जैसे कि अगर वो अत्यधिक धार्मिक हो गया, लेकिन वो पादरी वर्ग से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि वो किसी अन्य जाति धर्म का लोग है, तो उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें जो है चर्च के अंदर उपदेश देने का जरूरत नहीं है, चर्च के अंदर उसे रहने का जरूरत नहीं है, वो भिक्षु कहलाएंगे। भिक्षु एक तरह से आप समझिए साधु का ही रूप है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में साधु वगैरह होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होते हैं, भिक्षु होते हैं। तो भिक्षु क्या है, एक तरह का वो साधु का ही रूप है, जो अत्यधिक बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाते हैं, यानी धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास रखने लगते हैं, तो वो क्या कहलाने लगते हैं, भिक्षु कहलाने लगते हैं। भिक्षुओं की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से है। पहले तो वो मठों में रहते हैं। मठ क्या होता है, जैसे धर्मशाला वगैरह होता है वैसे ही मठ होता है, लेकिन मठ एक ऐसा जगह होता है जो बिल्कुल शांत जगह पर बना हुआ रहता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा शांति होती है। दूर बाजार शहर से बहुत ज्यादा दूर बनाया जाता है। निश्चित नियमों का पालन करना होता है। उनके लिए नियम कानून का एक किताब है, उन किताब में बहुत सारे नियम कानून लिखे गए हैं, उन नियम कानून को फॉलो करना पड़ता था। और आम आबादियों से बहुत ही दूर रहना पड़ता था। आम आबादी का मतलब होता है जहाँ पर बाकी सारे लोग, जनसंख्या रह रहे हैं, तो बाकी सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे नियम कानून को फॉलो नहीं करेंगे। साथ ही साथ वो क्या करेंगे, बाजार में रहेंगे, सुख सुविधाओं का उपयोग करेंगे, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। एक बहुत ही दुख भरी जीवन होता है, कष्ट से गुजारना पड़ता है, क्योंकि आपको भारी जो सुख सुविधाएं हैं उसे त्याग करना पड़ता है। तो ऐसे लोग जो भिक्षु थे वो इन सभी नियमों का पालन करते थे। पादरी वर्ग के बाद जो दूसरा वर्ग आएगा वो अभिजात वर्ग कहलाएगा। अब आइए अभिजात वर्ग की विशेषताओं को देख लेते हैं।
सबसे पहले इनके पास अपनी संपदा पर अस्थायी नियंत्रण था। अस्थायी नियंत्रण के पास मतलब हो गया कि इनके पास बहुत सारी संपत्ति तो है ही, साथ ही साथ ये उस पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, किसी को अपनी संपत्ति जल्दी देते नहीं है। इनके पास अपनी एक सेना होता है, यानी कि सैन्य क्षमता होता था, सैनिक होता था, ताकि इनको कोई मार नहीं सके। आप देख सकते हैं कितने सारे किसानों को ये सता रहे थे, तो इनको हो सकता था किसी ना किसी दिन ये किसान ही क्या करे, मारने लगे, तो इनसे इसको खुद सुरक्षा चाहिए, तो इसके लिए वो सेना भी रखता था। साथ ही साथ ये इनके पास एक न्यायालय भी था, तो अगर कोई केस उस करने आता था, इसका खुद का न्यायालय था, यानी कि कोर्ट था, इंग्लिश में कोर्ट कहेंगे, जज अधिकारी सब इनका होता था। साथ ही साथ इनके पास इतना पावर था कि ये खुद का मुद्रा यानी खुद पैसा भी चला सकता था। तो आप समझ सकते हैं कितना जो है इनके पास पावर था। एक सबसे खराब चीज है मुझे लगा ये कि इनके पास खुद का क्या है, न्यायालय है, कोर्ट है। तो अगर किसी समय में किसान को बुरा लगता है, किसी किसान को ये ज्ञान हो जाता है कि मैं जिस चक्र में फंस चुका हूँ कि मैं कभी भी अमीर नहीं हो सकता, साथ ही साथ मेरा जो हमेशा परिवार है वो लॉर्ड का अधीन रहेगा, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, तो वो क्या करेगा, केस कर देगा। तो केस वो जीत ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो न्यायालय है उसका भी मालिक कौन है, यही है। तो इससे भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था। तो अभिजात वर्ग के पास ये कुछ विशेषताएं थे, आप याद रखिएगा। तो एक और चीज कभी कभी मन में सवाल आता है कि इसकी विशेषता तो पढ़ लिए, लेकिन है क्या ये जो अभिजात वर्ग है, इसकी क्या परिभाषा होनी चाहिए। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, अभिजात वर्ग वे लोग या संगठन होते थे, यानी कि या तो इसमें बहुत सारे लोग हैं या तो एक प्रकार का संगठन है। तो लिखेंगे ये वो लोग या संगठन जो समान प्रकार के अन्य लोगों की तुलना में सबसे क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, यानी ये सबसे बेहतर होते हैं, या तो सबसे क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। याद रखिएगा, यानी वहाँ पर जितने भी है सबसे क्या हो, शक्तिशाली है या तो सबसे अच्छे होते हैं। इन्हीं समाज को क्या कहा जाता है, अभिजात वर्ग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले लिखा है कि जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे यहाँ पर सेना के विषय में कि जो अभिजात वर्ग है उसके पास खुद का क्या है, सेना है। तो ये सेना कहाँ से आता था, तो इसके लिए शब्द क्या जाता है, अश्व सेना। तो देखिए सेना तो था ही, लेकिन अब उसको एक और सेना का जरूरत पड़ने लगा था और वह था अश्व सेना। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, याद रखिएगा, अश्व का मतलब होता है घोड़ा और सेना का मतलब जान ही रहे हैं, सेना, ठीक है। तो अश्व सेना का मतलब घोड़े वाला सेना की आवश्यकता के कारण एक नया वर्ग आ गया। अभी तक केवल 3 वर्ग था और अब एक नया वर्ग आया और उस नए वर्ग को बोलते हैं नाइट वर्ग। इस वर्ग का उदय हुआ लॉर्ड द्वारा नाइट को दिए जाने वाले भूमि का टुकड़ा फिफ कहलाया। तो याद रखिएगा, लॉर्ड जो है, क्योंकि उस समय शायद मेरे ख्याल से जो भी काम कार्य वगैरह करता जाता होगा तो उनके लिए भी क्या किया जाता होगा, भूमि दिया जाता है। जैसे कि अभी कृषक को बताएं कि कृषक यानी किसान को थोड़ा सा जमीन दिया गया, उसी प्रकार से नाइट वर्ग जो है इसे भी थोड़ा सा क्या कर दिया गया, जमीन दे दिया गया, ताकि ये सेना में क्या करे, काम करे। इसे नाइट वर्ग कहा गया। आप देख सकते हैं ये अभिजात वर्ग का होगा रूप और उसके नीचे जो होगा वो होगा नाइट वर्ग होगा। और सबसे टॉप पर कौन होता है, राजा होता है, सबसे ज्यादा राजा होता है। तो ये क्या करेगा, लैंड यानी कि राजा जो है अपनी जमीन किसको दे देगा इसको, अभिजात वर्ग को। और अभिजात वर्ग अपनी थोड़ी सी जमीन किसको दे देगा इसको, क्या कहते हैं, नाइट वर्ग को। नाइट वर्ग कौन है, घोड़ा चलाने वाला जो सिपाही है उसे कहते हैं। ये जो नाइट वर्ग को दिया गया जमीन का टुकड़ा वह फिफ कहलाया, याद रखिएगा, फिफ, ठीक है। चलिए अब आइए कृषक वर्ग के विषय में पढ़ते हैं। कृषक वर्ग को काश्तकार भी कहा जाता है। तो कृषक मतलब होता है किसान और किसान को ही काश्तकार कहा जाता है, यानी कि काश्तकार और किसान दोनों क्या है, एक ही चीज है। ध्यान से समझिएगा यहाँ पर बातों को। जो काश्तकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता वो स्वतंत्र होता था और दूसरा होता था सर्फ, और सर्फ को कहा जाता था कृषि दास। तो 2 प्रकार थे, एक स्वतंत्र किसान थे और दूसरा था सर्फ। और सर्फ कुछ नहीं है बल्कि सर्फ का हिंदी अर्थ होता है कृषक दास या कृषि दास। दोनों को बेहतर तरीके से समझिए। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, आजाद, यानी कि स्वतंत्र किसान जो था वो अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में, तथा जो कृषि दास थे जिन भूखंडों पर काम करते थे वो लॉर्ड के स्वामित्व में थे। सिंपल शब्दों में कहा जाए, जो स्वतंत्र किसान था इसके पास जमीन का टुकड़ा जो था वो जो लॉर्ड थे वो जमीन का टुकड़ा इनको दे देते थे और इनका मालिक कौन होता था, किसान होता था। और इनकी मर्जी जो इसमें फसल करे या जो इनका मन होता था वो करता था, लेकिन इसके बदले में जो सामंत होते थे वो इससे टैक्स लेते थे। और कृषि दास क्या होता है, इनके पास जमीन नहीं है बल्कि जो लॉर्ड की जमीन है उन्हीं के जमीन पर वो क्या करेंगे, काम करेंगे, इनके बदले में इसे अनाज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 तरीका होता था, इसीलिए वहां पर 2 तरह के किसान होते थे, एक स्वतंत्र किसान और दूसरे होता था कृषि दास। अब देखिए दोनों को एक प्रकार का कर देना पड़ता था।
जो राजा होता था वह कृषकों पर कभी कभी एक प्रत्यक्ष कर भी लगा देता था और इस कर को टैली कहते थे। चाहे वो कोई भी किसान हो, लेकिन राजा को क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, और वो टैक्स क्या था, टैली था। तो एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, सीधा राजा लेगा। तो ये मान लीजिए किसान है जिनके पास जो है अनाज का उन्होंने कुछ क्या किया है, उपज उपजाया है, और ये राजा है, और राजा अगर बोलेगा कि आपको इस बार क्या करना पड़ेगा, टैली देना पड़ेगा, तो एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। अनाज जितना भी उगाया है उसका कुछ हिस्सा क्या करना पड़ेगा, राजा को ले जाकर के देना पड़ेगा। देखिए जो भी पादरी वर्ग थे और जो अभिजात वर्ग थे वो इस कर से मुक्त थे, यानी उन्हें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो टैली जो कर था वो भी उन्हें नहीं देना पड़ता था। लॉर्ड की जागीरों पर, जागीर मतलब संपत्ति होता है, कृषकों के परिवार को सप्ताह के 3 या उससे अधिक कुछ दिनों तक काम भी करना पड़ता था। यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि जो किसान थे, कृषक थे, ना केवल उन्हें अपने खेतों में काम करना पड़ता था, बल्कि सप्ताह में 2 या 3 दिन या उससे अधिक दिनों तक क्या करना पड़ता था, जो लॉर्ड है उनके जागीर, महल या खेत वगैरह उन सब में भी क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था, वह भी फ्री में। ठीक है, तो बहुत ही कम जो है इससे उत्पादन होता था। इससे जो उत्पादन होता था, इस श्रम से होने वाले उत्पादन को श्रम अधिशेष कहा जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस श्रम से जो कुछ भी उत्पादन तो होता होगा ना, तो इस श्रम से जो उत्पादन होता था उसे श्रम अधिशेष कहा जाता था। यानी इसके बदले में ये अधिशेष है क्या, पहले ये समझिए। देखिए किसान ने क्या किया, किसान मान लेते हैं कि लॉर्ड ने कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा, 2 दिन मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, अपने खेत में उससे खेती करवाया। तो ये श्रम अधिशेष के रूप में, इसके बदले में आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और ये श्रम अधिशेष उत्पादन हुआ किसका, ये हुआ लॉर्ड का। इससे किसान को कोई फायदा नहीं हुआ। अब आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आपको एक कर बताए थे टैली के रूप में, ना केवल उसमें टैली कर दिया जाता था, बल्कि 2 कर के विषय में आप पहले भी इतिहास में पढ़े होंगे, क्लास 9th में ही दिया था। आपको याद दिला देते हैं। एक कर व्यवस्था था जिसे टाइड कहा जाता था, और एक और कर व्यवस्था था जिसे टाइल कहा जाता था। तो टाइड क्या था, यहाँ पर देखिए टाइड, तो इसे आप याद रखने के लिए ट्रिक याद कर सकते हैं कि ईद लिखा हुआ, ईद। और ईद क्या, एक पर्व त्योहार है। ठीक है, जो मुस्लिम जो है मनाते हैं इसे। तो ईद एक पर्व त्योहार है, और ईद जो है धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये कर भी, ईद जो है ये धर्म से जुड़ा हुआ है। चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाले ये एक प्रकार का कर है, और टाइड एक प्रकार का धार्मिक कर है, क्योंकि ये कौन ले रहा है, चर्च ले रहा है। और चर्च किससे जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा टाइड जो है वो कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। 10वां हिस्सा क्या होता है, मान लेते हैं कि एक किसान है और उन्होंने 100 kg क्या किया, गेहूं का उत्पादन किया। अब इसका 10वां हिस्सा निकालेंगे, तो इसके लिए इसे 1/10 से भाग करेंगे, यानी 10 से भाग करेंगे, तो अनाज कितना आएगा, 10 kg आएगा। तो ये जो 10 kg ऐसे किसे देना पड़ेगा, चर्च को देना पड़ेगा। एक और टाइल था, और टाइल क्या था, राज्य को अदा किए जाने वाला कर था, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया टेली, तो टेली और टाइल में क्या अंतर है, टाइल जो है यह हमेशा लगता था, और टेली जो है वो कभी कभी लगता था। आगे बढ़ते हैं, कृषि विस्तार। अब देखिए कृषि का जो है विस्तार होने लगा, कृषि बहुत दूर दूर तक किया जाने लगा, न केवल छोटे क्षेत्रों में कृषि विस्तार हुआ। अब इसके कारण क्या हुआ, जनसंख्या का विस्तार हुआ, तभी तो कृषि का विस्तार हुआ, व्यापार का विस्तार हुआ, नगरों का विस्तार हुआ। तो उस समय न केवल कृषि बढ़ रहा था, बल्कि बहुत तेजी से जनसंख्या भी बढ़ रही थी, लोग जो है व्यापार कर रहे थे, व्यापार भी बढ़ता जा रहा था। और नगर, यानी कि उस समय जो नगर थे, जो शहर थे, वो भी क्या होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। अब जब नगरों का विस्तार हुआ तो एक नया वर्ग बना, और इस नए वर्ग को कहा गया नगरवासी। इस नए वर्ग को नगरवासी कहा गया था, याद रखिएगा। और इसे चौथा वर्ग भी कहा जाता है। जो नाइट वर्ग था उसे चौथे वर्ग में नहीं गिना गया था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि समाज में एक नया वर्ग आया था, और उस नए वर्ग को क्या कहा गया था, नाइट्स कहा गया था, यानी सेना वाला। ठीक है, ये बीच वाला। तो इसे वर्ग में तभी नहीं गिना गया था, लेकिन अब जब ये नया जो नगरवासी आ गया था, इसे क्या कहा गया था, चौथा वर्ग कहा गया था। अब नगर की क्या खासियत थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। नगर जो था ना पूरी तरह से स्वतंत्र था, यहाँ पर स्वतंत्र हवा थी, ये किसी का गुलाम नहीं था, न लॉर्ड का गुलाम था, न राजा का गुलाम था। वैतनिक कार्य होता था, यानी कि यहाँ पर आपको एक मंथली वेतन मिलता है, और वेतन पर आप काम कीजिएगा। ये लॉर्ड के नियंत्रण से पूरी तरह से क्या था, मुक्त था। और यहाँ पर सामंती व्यवस्था का कोई संबंध देखने को नहीं मिलता था। यहाँ पर वही लिखा है कि सामंती संबंध क्या दिखता था, कमजोर पड़ने लगा था। तो नगर एक तरह से बेहतर व्यवस्था था। बहुत सारे लोग नगरों की ओर क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे,
ताकि वो इन सुविधाओं इन स्वतंत्रताओं का क्या कर सके, लाभ उठा सके। आगे बढ़ते हैं। 11वीं शताब्दी का समय आता है। 11वीं शताब्दी तक यूरोप में जो था प्रौद्योगिक विकास होने लगा था, प्रौद्योगिक बदलाव होने लगा था। लोहे का फॉल का प्रयोग होने लगा था। लोहे का फॉल क्या होता है, ये देखिए हल अगर आप लोग देखे होंगे तो हल का जो ये वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा, इससे ही जमीन में अंदर गड्ढे बनते हैं जिसे जुताई कहते हैं। पहले ये बिल्कुल लकड़ी का बना हुआ आता था और लकड़ी का जो खराबी क्या होता है, जल्दी घिस जाता था, उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होने, चाहे वो कितना भी हार्ड लगाया जाता था बहुत ज़्यादा जल्दी ही घिस जाता था। और इसका जो ये जो नोक है, नोक बहुत मोटा हो जाता था, जिसके चलते खुदाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था, बैलों को खींचना डिफिकल्ट होता था। अब इसमें लोहे का फॉल लगा दिया गया तो इससे क्या होता है, ये इजी हो गया क्योंकि लोहे जल्दी जो है घिसते नहीं थे। आगे पशुओं को हलों में जोतने का जो तरीका है उसमें सुधार होने लगा था। पशुओं के जो खुर होता है उसमें लोहे के नाल लगा गए थे। अगर आप नाल जानते हैं, घोड़े का नाल, तो आप जानते होंगे कि कहाँ लगाया जाता है, घोड़े का नाल। तो जो पैर होता है ना किसी भी जानवर का, पैर का निचला हिस्सा कहलाता है खुर। तो ये जो खुर है यहाँ पर क्या लगाया जा रहा था, नाल लगाया जा रहा था पशुओं में, ताकि वो उनको भी कह सकते हैं जब वो दौड़े या खेत में चले तो उनको पैर में कांटे वगैरह नहीं गड़े और वो अच्छा से चल सके। आगे दो खेतों वाली फसल जो है, फसली व्यवस्था जो है, 3 खेतों वाली फसली व्यवस्था, यानी कि अब एक ही खेतों में अलग अलग फसल जो है उगाया जाने लगा। वायु जल शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा। वायु व जल शक्ति का प्रयोग यानी कि पानी का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे क्या होता है सिंचाई वगैरह किया जा सके। तो इस तरह से कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। क्यों हुआ, क्योंकि जनसंख्या जो है वो बढ़ रही थी, इसलिए कृषि के क्षेत्र में भी परिवर्तन आया। आगे समय आता है 14वीं शताब्दी का समय। 14वीं शताब्दी में एक संकट आ जाता है। संकट का कारण बताते हैं। देखिए मौसम में परिवर्तन होने लगा था और मौसम में परिवर्तन के चलते पैदावार जो है वो बहुत ही कम हो गया था और मौसम जो है छोटा हो गया था। ये मौसम छोटा होने का टाइम क्या होता है आपको बताते हैं। जैसे अभी आप समझिए कि गर्मी का मौसम हो या वर्षा का समय हो, इन सबों में क्या होता है, हमारे पास एक टाइम होता है कि कितना समय के लिए गर्मी और ठंडा जो है रहेगा। तो मान लेते हैं कि गर्मी का जो मौसम है वो 3 महीने के लिए है और जो वर्षा का मौसम है वह भी 3 महीने के लिए है। लेकिन अगर मौसम बदल जाता है और गर्मी का मौसम 3 महीना नहीं होकर के ये 4 महीने का हो जाता है, तो गर्मी का मौसम तो बड़ा हो गया। तो और उसके बाद गर्मी का मौसम अगर बड़ा होगा तो वर्षा का मौसम 3 महीने नहीं होकर के कितना महीने का होगा, 2 महीने का होगा। तो वर्षा का महीना क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इस तरह ये जो मौसम है ये क्या होने लगा था, छोटा हो गया था। अब जब मौसम ही छोटा हो गया है तो क्या करेगा, छोटे से खेत में ज़्यादा से ज़्यादा खेती किया जाएगा। तो गहन जुताई किया जाने लगा, मतलब छोटे से खेत में बार बार खेती करना गहन जुताई कहलाता है। इससे भूमि जो है वो कमजोर बनने लगा था। जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जनसंख्या वृद्धि हो गई थी और संसाधन बहुत ही कम पड़ रहे थे। तो संसाधन सबको नहीं मिल रहा था। जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में बहुत अंतर है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है एक महादेश है और ऑस्ट्रिया एक देश है। यहाँ पर देश की बात कर रहे हैं, यूरोप में मौजूद है। आगे आने वाले मानचित्र में आपको दिखा देंगे। जो ऑस्ट्रिया है और सर्बिया है, यहाँ पर चांदी की खानों के उत्पादन में भी कमी होने लगा था, जिससे धातु मुद्रा में भारी गिरावट आ गई। धातु मुद्रा भी नहीं बनने लगा था। और इन सब समस्याओं के बाद एक नई समस्या आई और उस समस्या का नाम था महामारी। महामारी तो आप परिचित ही होंगे, जैसे कि कोरोना महामारी था। तो इसी प्रकार से वहाँ पर महामारी क्या होने लगा, फैलने लगा। तो ये जो चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा संकट हुआ, बहुत ज़्यादा समस्या हुआ और इसीलिए 14वीं शताब्दी के समय को हम 14वीं शताब्दी का संकट कहते हैं। अब इन सब चीज़ से जो समाज होता है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं वहाँ पर कौन कौन से राजनीतिक परिवर्तन आने लगे थे। सबसे पहले तो नए शक्तिशाली राज्यों का उदय होने लगा था। नए नए राज्य बनने लगे थे, नए नए राजा बनने लगे थे। संगठित अस्थायी सेना बनाया जाने लगा था। लोगों को डर था कि कहीं वो हम पर हमला नहीं कर दे, एक दूसरे को मार काट, ये सारी चीज़ें सिचुएशन न हो जाए, इसलिए लोगों ने सेना बनाना शुरू कर दिया। एक अस्थायी नौकरशाही व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। अब आगे बात करें, जो शासन व्यवस्था था उसमें भी बदलाव किया गया। नई शासन व्यवस्था पुरानी शासन व्यवस्था से बहुत ज़्यादा भिन्न हो गई थी। अब जो शासक होता है पिरामिड के शिखर पर नहीं था, जहाँ राजा भक्ति, विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी हुई थी। यानी ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है इसे हम पिरामिड कहते हैं। तो पिरामिड होता क्या, पिरामिड इस प्रकार से बनता है और पिरामिड के जो सबसे ऊपरी हिस्से पर होता है वहाँ होता है राजा, और पिरामिड के जो निचले हिस्से पर होता है वहाँ जनता का सबसे निचला वर्ग होता है, जैसे कि कृषक वर्ग। उस समय समाज में कृषक वर्ग सबसे निचले वर्ग में था।
तो आप देख सकते हैं राजा क्या है, सबसे ऊपर में है। लेकिन अब बोला गया शासन व्यवस्था में जो शासक है वो पिरामिड के शिखर पर नहीं होगा। शिखर का मतलब ऊपर, यहाँ नहीं होगा, वो कहीं भी हो सकता है। हालांकि उस पर विश्वास वाला आदमी ही राजा बन सकता है, जिस पर ज्यादा भक्ति, ज्यादा विश्वास और आपसी निर्भरता होगा, क्योंकि समय ही खराब हो चुका है। ऐसा होता है ना कि जो आपको भोजन देता है आप उसे मालिक मान लेते हैं, ये वही समय था। इस समय जो रोटी दे रहा था उसे ही क्या मान लिया जा रहा था, राजा मान लिया जा रहा था। क्योंकि समय महामारी की चल रही थी, भूखमरी की चल रही थी, तो राजा को राजा नहीं माना जा रहा था, बल्कि जो विश्वास दिला रहा है कि हम आपको भोजन देंगे, आश्रय देंगे, हम आपको बचा के रखेंगे, आप हम पर निर्भर रहिए, उन्हीं को राजा मान लिया जाता था। अब जो व्यापक दरबारी है, दरबारी समाज था, साथ ही साथ जो आश्रय दाता था, यानी कि आश्रय देने वाला था, अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु हो गया था। दरबारी समूह जो था, दरबारी समाज क्या करता था, दरबार लगाता था। ऐसे एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, सबको बुला करके एक सभा बुला रहा है, सभा में सबको प्रोत्साहन कर रहा है। साथ ही साथ वो आश्रय दाता यानी आश्रय दे रहा है। आश्रय का मतलब होता है रहने के लिए जगह दे रहा है। तो बताइए ज्यादा महत्व किसका होगा, राजा का या इनको? तो इनका ज्यादा महत्व हो गया। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ, ये केंद्र बिंदु बन गए थे, यानी इनका महत्व क्या हो गया था, बढ़ गया था। मैप में अगर आप देखें, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो समाज था वो अलग अलग हिस्सों में बंटने लगा था, नए नए संगठित शक्तिशाली राज्य जो है बनने लगे थे। तो आप इस तरह से देखिए, ये पुराना जो है मैप है। इस पुराने मैप में आप देख सकते हैं ये जर्मन राज्य है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रिया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये गौल साम्राज्य है, यहाँ पर देख सकते हैं रोम साम्राज्य है, और ये इंग्लैंड का जो है साम्राज्य है। तो आप देख सकते हैं यहाँ अलग अलग साम्राज्य है, लेकिन ये जो है बट गया, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, और आज भी आपको ये छोटे छोटे टुकड़ों में देखने को मिलता है। तो ये पहले बड़े बड़े साम्राज्य में था। देखिए जर्मन साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक पहले जर्मन साम्राज्य था, और अभी यहाँ पर 4 से 5 देश, आपको 6 से 7 देश देखने को मिल जाता है। ये वही समय था, क्योंकि उस समय जो शक्तिशाली था वो नए राज्य क्या कर रहे थे, बना रहे थे। और ये पूरी कहानी कब है, मध्यकालीन युग का है। और मध्यकालीन युग जो है इतिहास में, अगर यूरोप के इतिहास को अगर आप पढ़िएगा तो यूरोप के इतिहास में जो 5वीं और 15वीं सदी है उसके बीच के समय को मध्यकालीन युग बोला जाता है। ये टाइम पीरियड है, यहाँ पर है 0, यहाँ पर 1 2 3 4, ये 5 होगा, तो ये आ जाएगा 5वीं शताब्दी। देखिए 4 से लेकर के 401 से लेकर के या 400 से लेकर के 499 तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम लोग बोलते हैं 5वीं शताब्दी। और ऐसे करके 400 से शुरू होगा और आगे चलते चलते कितना तक, ये 1400 तक, 1499 तक का टाइम पीरियड क्या होगा, ये हो जाएगा, ये 1499 या 15वीं शताब्दी, यानी 1400 से लेकर के 1499 तक का समय क्या कहलाएगा, 15वीं शताब्दी। जब भी शताब्दी रहता है तो एक क्या रहता है, पीछे रहता है, आप इतना याद रखिएगा। तो इस तरह से ये 400 से लेकर के 1499 तक का जो टाइम पीरियड है ये क्या कहलाया, मध्यकालीन युग कहलाया। और ये यूरोप के इतिहास में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाया है। जैसे आइए आपको छोटी छोटी बातें दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें बदल रहा था। जैसे अगर छोटी छोटी चीज़ें नोटिस की जाए तो फ्रांस में जो था, अभी थोड़ा सा प्रारंभिक इतिहास देखिए। जैसे 481 का समय है, 481 ईस्वी में क्या हुआ, जो क्लोविस फ्रैंक था, फ्रैंक लोग था, वो क्या हुआ, राजा बन गया। देखिए क्लोविस जो है फ्रैंक लोगों का राजा बन गया। क्लोविस और फ्रैंक क्या है, अलग है। तो क्लोविस क्या है, फ्रैंक लोगों का राजा बन गया। और 486 आते आते क्लोविस और फ्रैंक ये दोनों मिले और उन्होंने गॉल का क्या कर लिया, विजय कर लिया। ये देखिए ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये है गॉल, देख सकते हो यहाँ पर ये है गॉल। और ये जो क्लोविस और फ्रैंक था ये कहाँ का रहने वाला था, ये जर्मन का रहने वाला था। और इन्होंने किस पर कब्जा कर लिया, गॉल पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, क्षेत्र है। और विजय अभियान प्रारंभ किया, उसको जीत लिया। कुछ दिन के बाद इन्होंने फ्रैंक ने, ये फ्रैंक जनजाति है, तो फ्रैंक लोगों ने क्या कर दिया, जो है उस कह सकते हैं जो गॉल था उसको फ्रांस में बदल दिया। तो यहाँ पर जहाँ पर अभी आपको गॉल दिख रहा है ये क्या था, यहाँ पर पहले, अभी वर्तमान में फ्रांस देखने को मिलेगा। 496 का समय आता है और जो क्लोविस और फ्रैंक लोगों ने क्या कर दिया, अपना धर्म परिवर्तन करके कौन से धर्म में आ गए, वो ईसाई धर्म में आ गए। 714 का समय है, चार्ल्स मार्टल जो है वो राजमहल का मेयर बन गया। 451 ईस्वी में मार्टल का पुत्र, जिनका पोपिन फ्रैंक, लोगों के शासक को अबदस्त करके, लोगों का शासन का मतलब होता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। हमारे देश में कैसी शासन व्यवस्था है, लोगों का शासन है, इसीलिए हम इसे लोकतंत्र कहते हैं। तो इस शासन व्यवस्था को खत्म कर दिया और उन्होंने क्या कर दिया, वो शासन अपदस्त करके
शासक बन गया, मतलब वो राजा बन गया और एक अलग वंश की स्थापना कर दी। और उन्होंने फिर से विजय अभियान का कर दिया, शुरू कर दिया, और इस बार विजय अभियान से अपना आकार क्या कर लिया, दोगुना कर लिया। तो अगर आप इस मैप में देखें थोड़ा सा, तो इस मैप में देखें तो ये गौल साम्राज्य है और ये धीरे 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 क्या किया गया, इसको बड़ा किया गया, यानी इन्होंने जीत अभियान को शुरू कर दिया और बहुत दूर तक जहां तक संभव हो सका उसको जीता गया। 768 का समय है और यहाँ पर पेपिन के स्थान पर उसके पुत्र जो है पेपिन, यहाँ पर थोड़ी देर पहले बताया ये रहा पेपिन फ्रैंक, और इनका पुत्र क्या हुआ, शासक बन गया और इनका नाम था शार्लमैन, या तो इसको चार्ल्स कहते हैं, ठीक है, चार्ल्स। तो चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, ऐसे भी नाम आएंगे। तो शार्लमैन जो चार्ल्स थे और ये क्या बहुत ही महान राजा बने। 800 का समय आता है पोप लियो, ठीक है, पोप लियो तृतीय ने क्या किया, शार्लमैन को पवित्र रोमन सम्राट का ताज क्या कर दिया, पहना दिया। तो आप देख सकते हैं कितने महान काम हो रहे हैं। ये जो है ये पहले महान राजा बना और 800 आते आते ये क्या बन गया, पवित्र रोम का सम्राट बन गया। और देखिए ये जो रोम था ये पूरा इलाका था, अगर आप मेरा पहला वीडियो देखे होंगे इतिहास वाला, सॉरी पहला बोलते हैं, ये जो 11th हिस्ट्री का जो मैंने तीसरा वीडियो डाला था उसमें आपको बताए थे रोमन साम्राज्य तीनों महाद्वीप में फैला हुआ, जो यूरोप में था, पश्चिमी एशिया में था और साथ ही साथ अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ था। तो रोम सम्राट जो है बहुत बड़ा था, उस रोमन साम्राज्य का ये सम्राट बन गया। 840 से जो नॉर्वे था, नॉर्वे से वाइकिंग के लोगों ने क्या कर दिया, हमला कर दिया। नॉर्वे से वाइकिंग लोगों के हमले हुए। तो यहाँ पर नॉर्वे आपको दिखा देते हैं कहाँ पर है, पहले आपको वाइकिंग बताते हैं, वाइकिंग क्या होता है। देखिए वाइकिंग लोगों की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये स्कॉटलैंड है और यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लैंड है और यहाँ पर आसपास में डेनमार्क है, ठीक है, और इसके बगल में इन क्षेत्रों यहाँ पर आइसलैंड है। इन सब को जब मिला देते हैं तो ये जो देश बनता है, ये जो क्षेत्र बनता है, उस समय इतिहास में इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वाइकिंग कहा जाता था, याद रखिएगा, वाइकिंग। और उन्होंने किस पर हमला कर दिया, नॉर्वे पर हमला कर दिया। इस मैप में नहीं दिख रहा है नॉर्वे, आगे जब मैप आएगा तो मैं आपको नॉर्वे भी दिखा दूंगा। तो ये वो समय था जब युद्ध हो रहा था और यहाँ पर ये जो राजा आपको फोटो में दिख रहा है ये कौन है, ये है फ्रैंक, याद रखिएगा फ्रैंक, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे विजय अभियान क्या किए थे, शुरू किए थे। और अगर हम जीतने की बात करें तो आप देख सकते हैं ये क्लॉप्स दिखाए थे आपको, क्लॉप्स और फ्रैंक ने मिलकर के क्षेत्र को जीतना शुरू किया था। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितने बड़े क्षेत्र को क्या कर दिया था, जीत लिया था और बहुत दूर तक अपने साम्राज्य को फैला लिया था। अब आइए कुछ और चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 12वीं सदी तक बिगेन आबेस हिल्डेगार्ड। तो ये नाम आप याद रखिएगा, आबेस हिल्डेगार्ड। ये कौन था, इन्होंने अपने किताब इन्होंने लिखा था कि एक बात लिखा है कि कौन चाहता है या कौन चरवाहा चाहता है। चरवाहा का मतलब होता है पशु चराने वाले, पशु चराने वाले। तो ये जो हिल्डेगार्ड है इन्होंने ये लिखा कि जो चरवाहा है वो ये चाहेगा कि जो उनके पास जो समस्त पशु है, यानी सभी जो जानवर है, चाहे गाय हो गया, गधे हो गया, भेड़, बकरी, उनमें अंतर किए बिना उनको एक अस्तबल में रखने का सोचेगा। जी नहीं, आप इसका जवाब दीजिएगा नहीं। क्यों नहीं दीजिएगा, क्योंकि अगर हम गायों को, गधों को, भेड़ों को, बकरियों को, सबको एक साथ रखेंगे तो आपस में वो लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे। हो सकता है किसी को भोजन कम मिलेगा, हो सकता है किसी को भोजन ज़्यादा मिलेगा, किसी को जगह अधिक मिलेगा। तो इसीलिए पशुओं को एक जगह पर नहीं बल्कि अलग अलग रखा जाता है। और ये तर्क देना चाहते थे कि उस समय जो समाज बटा हुआ था, समाज अलग अलग भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था उस समय आपको बताया नहीं कि एक राजा था, एक अभिजात वर्ग था, एक कृषक था। तो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जिस तरह जानवरों को अलग अलग रखा जाता है वैसे मनुष्यों को भी अलग अलग रखा जाना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा इन्होंने बोला था, हिल्डेगार्ड ने कहा था। तो ये इनका कहने का ये एक तरीका था, नजरिया था, लेकिन ये बहुत ही खराब व्यवस्था है, याद रखिएगा। हम सभी जानते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सबको समान रहना चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा कि हमें अंतर नहीं रखना चाहिए। एक और यहाँ पर शब्द आएगा आबे। आबे क्या होता है, तो आबे का मतलब होता है, आबे जो है वो शब्द सीरिया की आबा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पिता। और इससे ही कुछ और शब्द भी बनते हैं जैसे एबी, एबट, एबेस, ये सारे शब्द भी उस समय चलते थे। तो याद रखिएगा ये जो आबे शब्द है वो किससे लिया गया है, किससे है, सीरिया का शब्द है जिसका मतलब होता है, जो आबा से लिया गया जिसका अर्थ होता है पिता। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखिए अब फोटोज़ की मदद से सारी चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये अब फ्रांसीसी
अभिजात वर्ग के लोग हैं जो कहाँ पर जा रहे हैं, शिकार करने जा रहे हैं। तो इससे क्या समझते हैं, इससे ये समझते हैं कि उस समय जो अभिजात वर्ग था वो ना केवल अपने महलों में रहा करते थे बल्कि शिकार करने जाते थे और कह सकते हैं शिकार का भी शौक रखते थे। और कृषक क्या कर रहा है, कृषक तो किसानी कर रहा है, उनके पास समय नहीं है शिकार वगैरह करने के लिए। अब आपको दिखाते हैं जागीर, एक शब्द हमने बताया था कि जागीर यानी कि जो उस समय लॉर्ड था उनके पास बहुत ज़्यादा जागीर था। तो यहाँ पर लिखा है इंग्लैंड के मेनर, लॉर्ड को मेनर भी कहा जाता था, याद रखिएगा, उनके पास बहुत ज़्यादा जागीर था, ठीक है। और मेनर जो है ना भवन के लिए यूज हो जाता है, याद रखिएगा, मेनर का भवन, याद रखिएगा। तो मेनर जो है भवन के लिए यूज किया जाता था, देखिएगा यहाँ मेनर भवन लिखा हुआ, मेनर भवन, ओके। तो ये आप देख सकते हैं, ये इनका मकान है, भवन है, और इनके आसपास जितना भी जमीन है, चाहे वो घास का मैदान हो, यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे वो कह सकते हैं बंजर भूमि हो, यहाँ तक कि बंजर भूमि भी वो रख लेते थे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये चारागाह है, चारागाह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर पशुओं वगैरह को चराया जाता है। ये सार्वजनिक है, सार्वजनिक मतलब सभी को इसमें चरा सकते हैं। ये देखिए ये बंजर भूमि है, ये बंजर भूमि भी रख लेते थे। साथ ही साथ जो घास का मैदान हो या कह सकते हैं जो चरवाह यानी कि जो ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पर खेती किया जा सकता है, खेती योग्य भूमि हो, ये सारा का सारा भूमि वो रखता था। अब ऐसा नहीं कि उसके पास छोटी संपत्ति थी, आप देख सकते हैं कितना बड़ा संपत्ति था, और इसमें ही एक छोटा सा टुकड़ा किसको दे देगा, किसान को दे देगा, और किसान से बदले में इस पूरे जमीन पर वो खेती करवाएगा और इससे वो अनाज उपजाएगा। तो इनकी जागीर बहुत ही बड़ी थी और इन पूरे जो क्षेत्र था इसका मालिक केवल एक आदमी था जो बहुत ज्यादा खराब था। अब यहाँ पर एक और कविता लिखा गया, इस कविता को देखते हैं क्या लिखा गया, ठीक है। और ये जो कविता है ये एक प्रकार का फ्रांसीसी कविता है और इस कविता का नाम है डून दे मायंस, डून दे मायंस। ये क्या है, एक फ्रांसीसी कविता है जो नाइटों को, नाइट कौन होता है, नाइट आपको बता दिए थे, घोड़ा चलाने वाला यानी कि अश्वरोही होता था, अश्वरोही, ठीक है, इसको नाइट बोला जाता है। तो नाइट को क्या दिलाता था, साहस दिलाता था, साहस दिलाने के लिए वो क्या कहता है, जो नाइट वर्ग है वो खुद कहता है कि अगर लॉर्ड, ये नाइट वर्ग क्यों रखा गया था, ताकि ये लॉर्ड को रक्षा कर सके। तो यहाँ पर वही लिखा है कि कविता में लिखा गया कि अगर मेरे लॉर्ड को काट दिया जाता है तो उसकी तकदीर में मैं भागीदारी बनूंगा, अगर उसे लटका दिया जाता है तो मुझे भी लटका दिया जाए, अगर उसे अग्निदंड दिया जाता है तो मैं भी साथ ही साथ जल जाऊंगा, और अगर उसे क्या होता है कि अगर उसे डुबा दिया जाता है पानी वगैरह में तो मुझे भी साथ में डुबा दिया जाए। ऐसा कौन कहता है, नाइट वर्ग कहता है। इस कविता से ये हमें सीख मिलता है कि जो नाइट वर्ग था वो लॉर्ड का हर परिस्थिति में रक्षा करना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे जान भी देना पड़े। अब एक और चीज, भिक्षु आपको बता चुके थे कि भिक्षु जो है उस समय समाज में था, और भिक्षु कोई नहीं था, एक तरह का मॉन्क था, मॉन्क। तो भिक्षु के लिए मॉन्क शब्द भी यूज किया जाता है। तो हम लोग भिक्षु तो जानते ही हैं, और भिक्षु हमेशा कैसा रहना चाहता था, अकेला रहना चाहता था, और इसके लिए शब्द यूज किया जाता है मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री। तो मोनेस्ट्री क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा का शब्द मोनेस, तो ग्रीक भाषा का शब्द मोनेस से बना है मोनेस्ट्री, और इसका मतलब होता है अकेला रहना। तो भिक्षु जो है वो अकेला रहना चाहता था, लेकिन अकेला कहाँ रहेगा, इसके लिए वो मठों में रहते थे, मठ, ठीक है। तो वो कहाँ रहते थे, मठ। अब दो सबसे प्रसिद्ध मठ आपको बता देते हैं, दो सबसे अधिक प्रसिद्ध मठ उस समय थे। मठ 529 यानी कि 529 ईस्वी में बना था इटली में, इसका नाम था सेंट बेनेडिक्ट, सेंट बेनेडिक्ट, ये एक मठ है। और दूसरा एक और है जो 910 में बना था, और इसका नाम है बरगंडी, बरगंडी, ये जो है ये दूसरा है जो मठ बना हुआ था। और ये कह सकते हैं किन के लिए था, ईसाइयों के जो भिक्षु थे उनके लिए थे। जैसा कि मैंने बता दिया था कि चर्च में केवल और केवल पादरी रह सकते हैं, पादरी, और पादरी के अलावा अगर आप भक्ति में मन लगाते हैं तो आपको कहाँ पर रहना पड़ेगा, आपको रहना पड़ेगा यानी मठ में रहना पड़ेगा, ठीक है। कहता है कि वे धार्मिक समुदाय में रहते थे जिन्हें क्या कहा जाता था, एबी, या कहा जाता था मोनेस्ट्री। तो आपको थोड़ी देर पहले एबी बता दिए थे क्या होता है, जैसे कि बताए थे आबे बताए थे, आबे का मतलब क्या होता है, और आबे से ही एबी, एबट, ये सारे शब्द बने हैं, और मोनेस्ट्री का ये जो है मुख्य रूप से है। तो मोनेस्ट्री आपको बता दिए थे क्या होता है, और ऐसे मठ जो पूरी तरह से अकेला है उसे मोनेस्ट्री मठ कहते हैं। मोनेस्ट्री मठ क्या था, जो पूरी तरह से शांत है, अकेला है, बाजार से क्या है, दूर है। अब यहाँ पर दो तरह के लोग रह सकते थे, या तो पुरुष रह सकते थे या तो रह सकते थे स्त्रियां। तो जो भिक्षु होता है, भिक्षु, भिक्षु का मतलब समझे साधु है, तो जो पुरुष है उसे कहा जाता है मॉन्क, मॉन्क कहा जाता है, और जो स्त्रियां उसे कहा जाता है नन, नन कहा जाता है। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों अलग है। जो पुरुष भिक्षु होंगे उसे कहेंगे मॉन्क, और जो स्त्री भिक्षु होंगे उसे कहेंगे
नन। तो याद रखिएगा। और कुछ लिखा है यहाँ आबे को छोड़कर, आबे बता चुके हैं, आबे क्या होता है, आबे का अर्थ होता है पिता, ठीक है। तो पिता को छोड़ करके वो एक ही साथ रहते थे। अब देखिए उस समय बहुत सारे जो थे, कह सकते हैं यहाँ लिखा है इंग्लैंड के फार्नबरो में सेंट माइकलो के वेनेटिकन आबे, तो वेनेटिकन आबे जो है क्षेत्र है यहाँ पर दिखा सकते हैं। वेनेटिकन यहाँ पर आपको दिखाए थे, जो मठ था उसका नाम था, देख सकते हैं यहाँ पर नाम था क्या था, सेंट बेनेडिक्ट। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ मठ होंगे जो इस प्रकार से बनाए गए होंगे। अब यहाँ पर एक शब्द आता है, ठीक है, बेनेडिक्ट, बेनेडिक्टीन, बेनेडिक्टीन, ये क्या है बेनेडिक्टीन, तो मैं आपको बड़ा करके लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है बेनेडिक्टीन। ओके, यहाँ पर पहले इरेज कर देता हूँ, फिर सही से लिखता हूँ, लिख देता है बेनेडिक्टीन, डिक्टीन, ये क्या है, ये शब्द आपको समझना पड़ेगा। देखिए बेनेडिक्टीन तो सबसे पहले ये हस्तलिखित पुस्तक है। हस्तलिखित पुस्तक का मतलब हाथ से लिखा हुआ पुस्तक, और जो पुस्तक में हाथ से लिखी जाती है उन्हें पांडुलिपि कहते हैं, पांडुलिपि। ओके, और ये बेनेडिक्ट जो है कुछ नहीं है बल्कि भिक्षुओं, अभी थोड़ी देर पहले आपको भिक्षुओं बता दिए जो कहाँ पर रहते थे, मठ में रहते थे। तो मठ में जब वो रहते थे तो उन्हें बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानून को फॉलो करना पड़ता है। जैसे सवेरे जो है, ऐसा एक मान लेते हैं कि जो भी साधु संत होते हैं सवेरे जो है वो सूरज उगने से पहले उठते हैं, नहाते हैं, पूजा पाठ में मग्न होते हैं, योग करते हैं, ध्यान लगाते हैं भगवान को। इसके बाद जैसे ज़्यादातर वो भोजन कम ही करते हैं, अल्प भोजन करते हैं, और बहुत सारे ऐसे नियम कानून हैं जिनको वो फॉलो करना पड़ता था। तो ये जो पूरा किताब था बेनेडिक्टीन, इस बेनेडिक्टीन के किताब में कुल 73 यानी 73 चैप्टर था, अध्याय था, और उसमें केवल और केवल जो है नियम और कानून लिखा गया था। जैसे कि यहाँ पर लिखा है चैप्टर नंबर 6 में लिखा है भिक्षुओं को बोलने की आज्ञा कभी कभी ही दी जानी चाहिए, यानी कि भिक्षु जो है कभी कभी ही बोलेगा, ज्यादा नहीं बोलेगा। 7 नंबर चैप्टर में लिखा है विनम्रता का अर्थ है आज्ञा का पालन करना, यानी कि आपको हर परिस्थिति में आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 33 में लिखा है किसी भी भिक्षु को निजी संपत्ति नहीं रखना चाहिए, यानी कि उनके पास कोई संपत्ति नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं बहुत ही कठोर नियम कानून है यहाँ पर, और भी लिखा हुआ है। इसमें 73 चैप्टर थे और 73 में केवल नियम और कानून लिखा गया था। अच्छा, एक और आएगा, भिक्षु तो बता दिए, लेकिन एक और शब्द आएगा किताब में, घुमक्कड़ भिक्षु। ये क्या होता है, तो घुमक्कड़ भिक्षु होता है दूर दूर तक घूमने वाला, वो एक जगह नहीं रखेगा, वो दूर दूर तक तीर्थ यात्रा की तरह अलग अलग तीर्थ स्थलों का भ्रमण करेंगे, और ऐसे भिक्षु को घुमक्कड़ भिक्षु कहा जाता था। उस समय बहुत ज्यादा दुर्ग बने हुए रहते थे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं नेमूर का दुर्ग है, इंग्लैंड का हैवर दुर्ग है। ये दुर्ग क्या होता है, किसी भी ऊंचाई में बने हुए स्थल को क्या कहा जाता है, दुर्ग कहा जाता है, और एक तरह से ये क्या होता है, रक्षा का कार्य करता है। तो उस समय बहुत ज्यादा दुर्ग बने हुए थे। 13वीं सदी में बना था इंग्लैंड का हैवर दुर्ग, और 15वीं सदी में बना था नेमूर दुर्ग। यहाँ पर भी नेमूर दुर्ग आपको दिख जाएगा। जागीर वगैरह तो आपको बता दिए थे। ये जो चीज है ये क्या है, ये है रैम्स। ये रैम्स क्या होता है, कहता है कि फ्रांसीसी जो कैथीड्रल थे, कैथीड्रल नगर थे, कैथीड्रल नगर, उसका ही ये नक्शा है जिसका नाम है रैम्स। तो रैम्स कुछ नहीं है बल्कि एक नगर है, और इस नगर का नाम, ये कैसा नगर है, कैथीड्रल नगर है, और इस नगर का नाम है रैम्स। तो आपसे पूछेगा रैम्स क्या है, तो रैम्स एक नगर है, उसका ही नक्शा है। तो ये नक्शा हमको क्या दिखाता है, नक्शा दिखाता है कि उस समय जो सड़कें थी वो उतना ज़्यादा सीधा नहीं था। आप देख सकते हैं सड़कें पूरी तरह से टेढ़ा मेढ़ा है, सीधी सड़कें उतनी बेहतर तरीके से, नगर को उतनी ज़्यादा नियोजित तरीके से नहीं बसाया गया था। अब टाइम लाइन आता है, टाइम लाइन यानी कि कौन कौन सा ऐसा समय है जब नए शासक आए, नए नए परिवर्तन हुए, वो हमको देखना पड़ेगा। 11वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी का समय जो था बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ था। 1066 में नॉर्मन लोगों की एंग्लो सैक्सनी लोगों को हराकर इंग्लैंड क्या कर लिया था, जीत लिया था। 1100 के पश्चात फ्रांस में कैथीड्रलों का क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था। अभी दिखाया थोड़ी देर पहले, ये कैथीड्रल नगर था, ऐसे कुछ नगर बनाए जा रहे थे। 1315 से लेकर के 1317 तक यूरोप में जो है महान अकाल आया था। तो यूरोप में महान अकाल, यूरोप में ना केवल इंग्लैंड में बल्कि यूरोप में जितने देश हैं उन सभी देशों में अकाल आया था। 1315 से लेकर के 1317 तक, ये 2 साल तक था। 1347 से 1350 तक वहाँ पर एक प्लेग बीमारी फैल गया था जिसे ब्यूबेनिक प्लेग बोला गया था। ये एक बहुत महामारी था, बहुत सारे लोग मर गए थे, इसलिए इस टाइम पीरियड को ब्लैक डेथ कहा जाता है। तो याद रखिएगा ब्लैक डेथ किसको कहते हैं, ब्यूबेनिक प्लेग फैलना। 1347 से 1350 ये 3 साल तक रहा था, और महामारी कितना साल तक रहा था, 2 साल तक। देखिए ये जो अकाल है, अकाल क्या होता है, यानी कि खाने पीने की कमी हो जाना अकाल कहलाता है, और जो महामारी होता है, बीमारियों से मरना क्या कहलाता है, महामारी कहलाता है। तो बीमारी से या अनाज की कमी से भी मरता है, लेकिन बीमारियों से बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं।
इसीलिए ये जो होता है ना बहुत ज़्यादा लोगों को मारता है, इसलिए इसे ब्लैक डेथ कहा गया। ठीक है, ब्यूबोनिक प्लेग था। 1338 से लेकर के 1461 तक का समय इंग्लैंड और फ्रांस में जो है बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ है और इसे हम 100 वर्षीय युद्ध कहते हैं। तो 1338 में शुरू होता है 1338 और ये कब खत्म होता है 1461। एक बहुत ही लंबा टाइम पीरियड है, आप देख सकते हैं लगभग 100 वर्ष से भी ज़्यादा का समय है। तो इसीलिए इस युद्ध को 100 वर्षीय युद्ध कहते हैं, जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ। इस युद्ध में जो फ्रांस है बुरी तरह से पराजित हो जाता है और फ्रांस में बहुत ज़्यादा युद्ध होते हैं। इसलिए जब आपको फ्रांसीसी क्रांति की कहानी कहीं भी सुनते होंगे या सुनाते होंगे या मेरे भी वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर आपको सुना होगा कि 10 अरब, बहुत पैसे होते हैं, 10 अरब लिरबे का जो है कर्ज चढ़ गया था किस पर, फ्रांस का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े थे। इसके बाद एक सप्तवर्षीय युद्ध होता है, उसमें भी कर्ज होता है। अब आता है 1381 का समय, जब कृषकों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने बता दिया कि कृषक को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था और कृषक जो है कभी ना कभी विद्रोह करेंगे ही। और 1381 का वह समय आता है जब कृषक क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। अब जब विद्रोह हो चुका है तो नए नए क्षेत्र बनेंगे और नया नया राजा बनेगा, तो नया नया शासक आया। 1461 से लेकर के 1559 तक ये वो ऐसा समय आता है जब फ्रांस में बहुत ज़्यादा नए नए शासक आते हैं। 1447 से लेकर के 1556 तक में स्पेन में नए नए शासक आते हैं और 1485 से लेकर के 1547 तक में इंग्लैंड में नए नए शासक आते हैं। तो ये था तीसरा चैप्टर, और छठा चैप्टर था। और यहाँ पर 3 वर्ग वाला जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अलग अलग फोटोज और चीज़ों की मदद से चैप्टर को बेहतर एक्सप्लेन करने का कोशिश किए। और यहाँ पर जो हिस्ट्री का हमारा टर्म 1 का जो सिलेक्शन था, यानी टॉपिक था, उस टर्म 1 का टॉपिक हमने खत्म कर दिया। अब हम टर्म 2 का टॉपिक जो है शुरू करेंगे और 2 तरह से हम आपके वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। पहला तो हम आपको चैप्टर का एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ इस बार हमें सब्जेक्टिव सवालों के जवाब तैयारी करना है, तो हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो दोनों के लिए आप तैयार हो जाइए और टर्म 2 की परीक्षाओं के लिए सब्सक्राइब कीजिए अभी क्लासेस को, और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कीजिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।